नमस्कार। आज अपन चर्चा करते हैं संसदीय कार्यवाही के साधन या तरीके। अर्थात जब संसद कार्यवाही करती है, अधिवेशन में बैठती है, तो क्या तरीके इस्तेमाल करती है, कौन से साधन अपनाती है, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखते हैं तो कौन कौन से साधन इस्तेमाल करती है। सबसे पहला होता है प्रश्नकाल। संसद के पास एक विशेष अधिकार होता है कि वो मंत्रियों से कोई भी प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकती है। और जब संसद ये प्रश्न पूछती है, जानकारी प्राप्त करती है, तो मंत्रियों को उनका जवाब देना जरूरी होता है। इसलिए जब भी संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो सबसे पहला 1 घंटे का जो पीरियड होता है वो प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। प्रतिदिन 1 घंटा प्रश्नकाल चलता है, जिसमें संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उनका जवाब देते हैं। ये अध्यक्ष निर्धारित करता है कि आज कौन कौन से प्रश्न रखे जाएंगे कार्यवाही में और कौन कौन से मंत्री जवाब देंगे। ये शेड्यूल जो है वो अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है, लेकिन इस 1 घंटे के अंतर्गत प्रश्नकाल चलता है। जब प्रश्नकाल की बात करते हैं तो जो प्रश्न है वो भी 3 तरह के होते हैं। एक प्रश्न का प्रकार होता है तारांकित और एक होते हैं अतारांकित, और तीसरा प्रकार होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है और इनके संबंध में पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अर्थात जब मंत्री जवाब देता है तो उसी समय उस प्रश्न के संबंध में दूसरा प्रश्न भी पुटअप किया जा सकता है, पूरक प्रश्न भी किया जाता है। और बड़े मजे की बात यह है कि इनके रंग भी अलग अलग होते हैं। जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो हरे रंग के क्वेश्चन पेपर पे होता है। दूसरा अपना होता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न लिखित में होता है, इसके साथ में लिखित में जवाब दिया जाता है, उस प्रश्न की एक रिपोर्ट भी बनती है और ये इनके संदर्भ में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और ये व्हाइट कलर के होते हैं, अर्थात सफेद रंग के पन्नों पे ये होते हैं। तो देखते ही पता पड़ जाता है कि ये तारांकित प्रश्न है या अतारांकित प्रश्न है। इसके अलावा एक और प्रकार होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। अर्थात इसके लिए संसद सदस्यों को कम से कम 10 दिन का एक नोटिस दिया जाता है और 10 दिन का नोटिस देने के पश्चात ये प्रश्न सदन में पूछे जाते हैं और ये हल्के गुलाबी कलर के होते हैं और इनका आंसर भी मौखिक दिया जाता है। इस तरह प्रश्नकाल में 3 तरह के प्रश्न होते हैं। तारांकित मौखिक प्रश्न होते हैं, अतारांकित लिखित होते हैं और अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं, वो भी मौखिक होते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि इनमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं और ये सारे अलग अलग कलर के होते हैं, हरे, सफेद और हल्के गुलाबी कलर के। इसके अलावा एक और होता है प्रश्नकाल के संबंध में कि जो प्राइवेट सदस्य होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं यदि वो विषय ऐसा हो जिसके संबंध में वो संसद सदस्य या प्राइवेट सदस्य उससे संबंधित हो, तो उनके बारे में भी उस सदस्यों को संबोधित करके प्रश्न भी संसद में पूछे जा सकते हैं और ये पीले कलर के होते हैं। इस तरह जो 1 घंटा होता है संसद की कार्यवाही का 11 से 12 बजे का, उसमें प्रश्नकाल चलता है और ये प्रश्न प्रतिदिन पूछे जाते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं। दूसरा जो कार्यवाही होती है या जो साधन इस्तेमाल किया जाता है वो होता है शून्यकाल। देखिए, शून्यकाल का हमारे नियमों में कहीं प्रावधान नहीं है। ये एक अनौपचारिक साधन है और अध्यक्ष के द्वारा शुरू की गई एक परंपरा है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि संसद की कार्यवाही जब शुरू होती है उससे पहले का कुछ पीरियड शून्यकाल घोषित कर दिया जाता है। प्रश्नकाल के जस्ट बाद और संसद की कार्यवाही विधिवत रूप से शुरू होने के पहले का जो पीरियड है उसमें अध्यक्ष अपनी इच्छा से वो समय निर्धारित करता है और वो शून्यकाल घोषित कर सकता है। शून्यकाल में देखिए क्या होता है कि कोई भी संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के कोई मुद्दा इसमें उठा सकता है और उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। अर्थात बिना किसी सूचना के संसद सदस्य कोई भी मुद्दा, कोई भी मामला शून्यकाल में उठा सकता है और उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। ये औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है, अध्यक्ष पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा है, इसलिए शून्यकाल भी चलता है। शून्यकाल के पश्चात जो संसद की कार्यवाही होती है वो होता है, नेक्स्ट होता है प्रस्ताव। प्रस्ताव एक तरह से संसद को गतिशील, क्रियान्वित या उसको एक्टिव करने का एक तरीका है कि कोई भी सदस्य संसद में उस समय प्रस्ताव
पेश करेगा और संसद उस पर विचार विमर्श करके उसको स्वीकार अस्वीकार करने का निर्णय करेगी। इस तरह प्रस्ताव के माध्यम से संसद की कार्यवाही शुरू होती है। प्रस्ताव संसद सदस्य भी रख सकते हैं, मंत्रियों के द्वारा भी रखे जा सकते हैं। और ये जो प्रस्ताव होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, 3 कैटेगरी में उनको बांट रखा है। एक होता है महत्वपूर्ण प्रस्ताव, दूसरा होता है स्थानापन्न प्रस्ताव और एक होता है पूरक प्रस्ताव। महत्वपूर्ण प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जो अपने आप में स्वतंत्र होता है और स्वयं वर्णित होता है, अर्थात इसके ऊपर इसमें महत्वपूर्ण मामले शामिल होते हैं, जैसे महाभियोग या किसी पीठासीन अधिकारी को हटाना। जो महत्वपूर्ण विषय होंगे वो इसमें आएंगे और वो बिल्कुल नए होते हैं, पहले उनसे कोई लिंक नहीं होता है, वो सारे प्रस्ताव डालते हैं महत्वपूर्ण प्रस्तावों में। दूसरा होता है स्थानापन्न प्रस्ताव, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये किसी पुराने मूल प्रस्ताव की जगह लाया जाता है। ये जब स्वीकार हो जाता है तो पहले वाला जो मूल प्रस्ताव है वो स्थगित हो जाता है या खत्म हो जाता है या उसकी जगह फिर ये प्रस्ताव आ जाता है। तो किसी पहले से बने हुए किसी अधिनियम या किसी कानून की जगह दूसरा बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखे जाएंगे वो होते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव। और तीसरा होता है पूरक प्रस्ताव। पूरक प्रस्ताव वो होता है जो पहले से बने हुए किसी मूल प्रस्ताव में कोई विधेयक होता है या कोई कानून होता है, उसमें कुछ संशोधन करना होता है उसके किसी पार्ट में, या कुछ नया जोड़ना होता है या कुछ नया हटाना होता है, तब लाया जाता है पूरक प्रस्ताव। इस तरह इन प्रस्तावों के माध्यम से संसद की कार्यवाही शुरू होती है और ये 3 तरह के प्रस्ताव संसद में रखे जाते हैं और संसद फिर उन पर चर्चा करके उन्हें स्वीकार अस्वीकार करती है और यदि उन्हें स्वीकार कर लेती है तो आगे की कार्यवाही शुरू होती है। तो इस तरह से प्रस्ताव संसद में रखे जा सकते हैं। इसके अलावा संसद में और बहुत तरह के प्रस्ताव आते हैं और संसद उनका प्रयोग करती है। तो नेक्स्ट आता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव देखिए क्या होता है। कटौती प्रस्ताव होता है किसी भी वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही होती है, संसद में उस पर बहस चल रही होती है और बहस चलने के पश्चात उस वाद विवाद को खत्म करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है, उसे कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव 4 तरह के हो सकते हैं। साधारण कटौती प्रस्ताव, गठकों में कटौती करने का प्रस्ताव, कंगारू प्रस्ताव और नेक्स्ट होता है गिलेटिन प्रस्ताव। देखिए ये क्या होता है। साधारण प्रस्ताव, साधारण प्रस्ताव के अंतर्गत सदस्य केवल इतनी ही मांग करता है कि इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाए, और अगर वो स्वीकार हो जाता है तो वाद विवाद चर्चा बंद हो जाती है, उस विषय पर मतदान कराया जाता है। फिर होता है गठकों में कटौती प्रस्ताव। इसके अंतर्गत देखिए क्या किया जाता है कि जो भी प्रस्ताव होता है या जो विषय जिस पर चर्चा चल रही होती है उसके अलग अलग पार्ट पर वाद विवाद होता रहता है, चर्चा होती रहती है। तो इस प्रस्ताव के माध्यम से जो अलग अलग पार्ट है उनमें कटौती कर दी जाएगी और एक संपूर्ण विधेयक पर विचार करने की बात कही जाती है कि गठकों में कटौती करके संपूर्ण प्रस्ताव पर विचार विमर्श करके उसको वाद विवाद को समाप्त किया जाए, अर्थात संपूर्ण पर चर्चा की जाएगी, उसके गठकों में कटौती कर दी जाएगी, कोई पार्टीशन नहीं किया जाता है और उसको समाप्त करने की बात रखी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है कंगारू प्रस्ताव। कंगारू प्रस्ताव का मतलब यहाँ ये होता है कि जो प्रस्ताव या जो विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे होते हैं उसके महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा कर ली जाए और बाकी भाग जो होते हैं वो पारित समझे जाएं, इस तरह का प्रस्ताव रखा जाता है। और नेक्स्ट होता है गिलेटिन प्रस्ताव। इसके अंतर्गत ये होता है कि विधेयक पर चर्चा जब उस पर मतदान कराया जाएगा उस समय चर्चा कर ली जाएगी, इस समय कोई वाद विवाद कोई चर्चा उस पर नहीं की जाए। इस तरह वाद विवाद को समाप्त करने के लिए 4 तरह के कटौती प्रस्ताव भी संसद में लाए जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग संसद आगे की कार्यवाही करती है। यदि ये पारित हो जाते हैं तो मतदान कराया जाता है और मतदान कराने के बाद जो भी निर्णय होगा वो घोषित किया जाता है। इसके पश्चात आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जाता है जब कोई मंत्री मान लीजिए संसद को गुमराह कर रहा होता है या सही जानकारी नहीं देता है या संसद के किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन करता है, तो ये प्रस्ताव लाया जाता है और इसके माध्यम से मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है उस मंत्री की आलोचना करना होता है, उस मंत्री की निंदा करना होता है। तो जब विशेष अधिकारों का हनन होता है तब ये प्रस्ताव लाया जाता है और इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहा जाता है। फिर आता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।
नाम से स्पष्ट है कि ध्यान आकर्षित करना। ये वो प्रस्ताव है जिसके तहत संसद सदस्य किसी मंत्री से किसी महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आ गया नया और उससे संबंधित डिपार्टमेंट का जो मंत्री होगा उसका ध्यान उस मुद्दे की तरफ आकर्षित करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है और ये प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही सदन में लाया जाएगा। देखिए, कोई चर्चा नहीं होती है इसके अंतर्गत, केवल उस समस्या या उस मुद्दे पर उस मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाता है। फिर इसके पश्चात आता है स्थगन प्रस्ताव। जैसा ही नाम से स्पष्ट है, स्थगित करना, कार्यवाही स्थगित करना। यहाँ ये होता है कि किसी महत्वपूर्ण विषय होता है पब्लिक का, उसके ऊपर लोक महत्व का अगर कोई मुद्दा होता है तो ये प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रस्ताव के माध्यम से ये मांग की जाती है कि संसद की जो कार्यवाही चल रही होती है उसको स्थगित किया जाए और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाए। ये अध्यक्ष की अनुमति से ही लाया जाएगा और इसको लाने के लिए भी 50 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है और यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, स्थगन प्रस्ताव, तो संसद की जो नियमित कार्यवाही चल रही होती है उसको रोक दिया जाता है और उस मुद्दे पर चर्चा की जाती है और कम से कम 2.5 घंटे में तक उस पर चर्चा की जाएगी। ये होता है स्थगन प्रस्ताव। देखिए, ध्यान आकर्षण और स्थगन प्रस्ताव में अंतर होता है। ध्यान आकर्षण में केवल ध्यान आकर्षित किया जाता है, उस मुद्दे की बात की जाती है मंत्री के लिए कि आप इस पे ध्यान दिया जाए, इस पे चर्चा नहीं होती है। लेकिन जब यहाँ कार्यवाही नहीं होती तो दूसरा स्टेप उठाया जाता है स्थगन प्रस्ताव, अर्थात अगर विषय अति महत्वपूर्ण होता है तो फिर उसके पश्चात संसद की कार्यवाही स्थगित करके उस मुद्दे पर चर्चा करने की प्रस्ताव रखा जाता है और ये स्वीकृत होने के पश्चात उस पर चर्चा की जाती है। इसके पश्चात आता है अविश्वास प्रस्ताव। जैसा नाम से स्पष्ट है कि गवर्नमेंट का सदन में विश्वास नहीं होता है, अर्थात मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद तब तक रहेगी जब तक सदन में उसका विश्वास होता है। तो लोकसभा के पास ये अधिकार होता है कि वो चाहे तो मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव लगाकर हटा सकती है। इसके लिए भी वही प्रक्रिया है कि कम से कम 50 सदस्यों के सिग्नेचर होना जरूरी है और यदि ये पारित हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव तो गवर्नमेंट गिर जाती है, मंत्री परिषद को हटना पड़ता है। सबसे बड़ी बात एक और है इस संबंध में कि लोकसभा को इसके संबंध में कोई कारण नहीं बताना होता है कि भाई ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है और पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। नेक्स्ट होता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव के अंतर्गत यही होता है कि मंत्री परिषद की नीतियों या कार्यों की निंदा की जाती है, अर्थात आलोचना की जाती है। निंदा प्रस्ताव अगर पारित होता है या उसको लाया जाता है तो यहाँ पर लोकसभा को कारण स्पष्ट करने पड़ेंगे कि वो क्यों निंदा प्रस्ताव ला रही है और इसके माध्यम से मंत्री परिषद या सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है। निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में मुख्य अंतर ये होता है कि अविश्वास प्रस्ताव जब लोकसभा पारित करती है तो कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निंदा प्रस्ताव अगर पारित करती है तो उसे उसका कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। और दूसरा ये होता है कि निंदा प्रस्ताव पारित अगर होता है तो मंत्री परिषद को हटना जरूरी नहीं होता है, त्यागपत्र नहीं दिया जाता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही गवर्नमेंट गिर जाती है या गवर्नमेंट या मंत्री परिषद को हटना पड़ता है। तो सरकार को हटाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट होता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये प्रावधान है कि जब भी नया चुनाव होगा और लोकसभा की पहली बैठक होगी या संसद की पहली बैठक होगी या वित्तीय वर्ष का पहला जो अधिवेशन होता है उसमें राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है, भाषण देता है। उस संबोधन में राष्ट्रपति क्या करता है, जो सरकार की कार्य चल रहे होते हैं उनके बारे में और आने वाले दिनों में सरकार क्या करने जा रही है उन नीतियों की घोषणा करता है। तो उसके भाषण के पश्चात सदन में उस पर चर्चा होती है और इस चर्चा को ही धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है।
इस धन्यवाद प्रस्ताव को पास करना जरूरी होता है। यदि सदन में यह धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है तो सरकार पराजित हो जाती है, इसलिए इसको पारित किया जाना जरूरी होता है। और इस अवसर पर भी सदस्यों को सरकार के कार्यों की आलोचना करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक अवसर मिल जाता है। इस तरह ये धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात पारित होता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और भी प्रस्ताव होते हैं संसद के समक्ष, उनको भी ये अपनाती है। जैसे मान लीजिए अनियत दिवस, जैसे नाम से स्पष्ट है, अनियत अर्थात निश्चित नहीं होता है। अध्यक्ष के पास एक शक्ति होती है कि वो बिना तय किए गए किसी भी दिन कोई भी मुद्दा चर्चा के लिए सदन में रखवा सकता है और उस पर चर्चा करवा सकता है। तो बिना पूर्व निर्धारित अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव सदन में रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है, वो कहलाता है अनियत दिवस, अर्थात बिना निश्चित किए हुए चर्चा होती है। इसके अलावा होती है किसी भी मुद्दे पर जो पर्याप्त लोक महत्व का मुद्दा होगा, उसमें संसद सदस्य मांग कर सकते हैं आधे घंटे की चर्चा का नियम, प्रस्ताव रख सकते हैं कि आधे घंटे की बहस की जाए इस मुद्दे पर, अगर कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है। तो जब ये मांग की जाती है और ये प्रस्ताव पारित हो जाता है आधे घंटे की बहस का, तो अध्यक्ष सप्ताह में 3 दिन इसके लिए निश्चित कर देता है और 3 दिन तक उस मुद्दे पर आधे आधे घंटे बहस चलती है। इसी तरह दूसरा होता है संक्षिप्त चर्चा या संक्षिप्त बहस का प्रस्ताव। उसमें 2 घंटे की बहस का प्रस्ताव होता है और यदि कोई सदस्य ये मांग कर देता है किसी विषय के ऊपर जो महत्वपूर्ण होता है, तो इसके ऊपर भी 3 दिन तक चर्चा की जाएगी और इसमें 2-2 घंटे की चर्चा शामिल होती है। तो संसद सदस्य किसी मुद्दे पर बहस करने के लिए आधा घंटे की बहस का प्रस्ताव भी ला सकते हैं और 2 घंटे की बहस का प्रस्ताव भी ला सकते हैं, और ये अगर पारित हो जाता है तो इसके पश्चात उस मुद्दे पर 3-3 दिन के लिए बहस होती है। इसके अलावा एक और होता है संकल्प। देखिए ये संकल्प क्या होता है, ये होते हैं साधारण लोक महत्व के मुद्दे पर संसद सदस्य कभी भी चर्चा करने के लिए संकल्प रख सकते हैं। ये संकल्प जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं और संवैधानिक भी हो सकते हैं। देखिए सरकारी, गैर सरकारी का मतलब होता है कि संसद सदस्य संकल्प ला सकते हैं, और जब ये संसद सदस्य के द्वारा किसी चर्चा पर संकल्प लाया जाता है तो उसके ऊपर 1 दिन चर्चा होती है। हमारे यहाँ निर्धारित है शुक्रवार को दोपहर बाद गैर सरकारी संकल्पों पे चर्चा होती है और इन संकल्पों में साधारण जनता के महत्व के कोई विषय होते हैं उन पे चर्चा होती है। दूसरा होता है कि सरकारी संकल्प, अर्थात सरकारी संकल्प मंत्रियों के द्वारा लाए जाते हैं और इनमें सोमवार से लेकर गुरुवार तक किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा सकती है अगर ये पास हो जाते हैं। और तीसरा होता है संवैधानिक संकल्प, अर्थात वो संविधान के अधिनियमों के अंतर्गत लाए जाएंगे, उनके बारे में लाए जाएंगे और सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही हो सकते हैं। इस तरह संकल्प भी लाए जा सकते हैं और संकल्प वाले विषय पर विचार विमर्श भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक और होता है जो पर्टिकुलर राज्यसभा में ही इस्तेमाल किया जाता है, इसका होता है विशेष उल्लेख, जिसको हम नोटिस भी कहते हैं। लोकसभा में एक राज्यसभा इस्तेमाल करती है ये विशेष उल्लेख, और इस विशेष उल्लेख में क्या होता है कि नोटिस देकर उस विशेष उल्लेख वाले मुद्दे पर चर्चा की जाती है। लोकसभा में नियम 377 के तहत इन्हें नोटिस कहते हैं और राज्यसभा में इन्हें विशेष उल्लेख कहते हैं। तो ये जो विशेष उल्लेख का विषय है, मुद्दा है, वो राज्यसभा में इस्तेमाल किया जाता है। इतने सारे जो प्रस्ताव है वो सत्तापक्ष सदस्य, संसद सदस्य या मंत्रियों द्वारा लाए जा सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, औचित्य प्रश्न। और ये जो औचित्य प्रश्न है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, अर्थात विपक्ष का जो सदस्य होता है संसद में वो ये प्रस्ताव रखता है। और औचित्य प्रस्ताव देखिए क्या होता है। औचित्य प्रस्ताव के अंतर्गत ये होता है कि जब सदन अपनी कार्यवाही का संचालन नियमानुसार नहीं करता है या कोई त्रुटि या थोड़ी बहुत हेरफेर करता है, तो विपक्ष का सदस्य इस औचित्य पर प्रश्न खड़ा करता है, अर्थात उस कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और इसके माध्यम से वो सदन को नियंत्रित करता है या सरकार पर प्रेशर डालने का काम करता है। तो विपक्ष जो है औचित्य प्रश्न भी उठा सकता है। इस तरह संसद ये तरह के प्रस्ताव होते हैं, इन प्रस्तावों को अपनाती है, इनके माध्यम से अपनी कार्यवाही का संचालन करती है।
इन प्रस्तावों के माध्यम से मोटे रूप से संसद 3 तरह के काम करती है। एक, विधि निर्माण करती है, अर्थात कोई भी नया कानून बना सकती है, संशोधित कर सकती है, उसकी जगह नया ला सकती है। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है, उन्हें प्रश्न पूछती है, पूरक प्रश्न पूछती है, ध्यान आकर्षण, निंदा प्रस्ताव और लास्ट में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसको हटा भी सकती है। और तीसरा, जो पब्लिक के महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनमें चर्चा करती है, बहस करती है और निर्णय करती है और सदन का ध्यान आकर्षित करती है या सरकार को कुछ करने या नहीं करने के लिए दबाव डालती है। इस तरह ये कार्यवाही में ये तरीके इस्तेमाल करती है। धन्यवाद।